स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में। स्टोरी पार्ट 946 से 50 रिबर्थ ऑफ हुक्म रानी सा। दूसरी तरफ ईशानी अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसके सामने गुनगुन थी जो कि बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यार ईशानी, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तोता आ गया है जो कि तुम्हें भविष्यवाणी करके दे रहा है? नहीं मतलब तुम्हें फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में कैसे पता चला? तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन हम सच में मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के 51% के ओनर बन गए हैं। और मैं इस बारे में पता लगवाया है कि यह कंपनी और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। अच्छा हुआ हमने हमारे पिछले शहर सारे भेज दिए, क्योंकि उससे कंपनी के तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। जो दिन जा रहे हैं वह दिन जा रहे हैं, उसके बाद वह कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने वाली है। गुनगुन को इस तरह से चाहता हुआ देखकर निशानी मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। यार ईशानी, बताओ ना मुझे, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्या सच में तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है? गुनगुन की एक्साइटमेंट देखकर ईशानी मुस्कुराती है और वह बोलती है, हाँ, मैं अपना पूरा एक जन्म की कर आई हूँ, इसलिए मुझे फ्यूचर में होने वाली सारी चीजों के बारे में पता है। और मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसकी यह बात सुनकर गुनगुन पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपना पेट पढ़कर जोर जोर से हंसने लगती है। ईशानी, तुम सच में बहुत ज्यादा मजाक करने लगी हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। बस यह है, श्योर करती रहना कि हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वैसे अब तक तो तुमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वह सब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी यह सब इसी तरह से रहेगा। ईशानी ने ये सब बातें बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से कही थी, लेकिन फिर भी गुनगुन को इस पर भरोसा नहीं हुआ था। ईशानी बस मुस्कुराकर गुनगुन की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है, कोई बात नहीं ईशानी, इसमें गुनगुन की कोई गलती नहीं है। गुनगुन, क्या अगर तेरा पुनर्जन्म खुद नहीं हुआ हुआ होता तो शायद तू भी कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करती। ये सब होना असल जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। कोई बात नहीं है, भगवान ने तुझे यह मौका दिया है तो तुझे इस तरह से इसे वेस्ट नहीं करना है। गुनगुन जब देखी है कि ईशानी किसी सच में डूबी हुई है तो वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ ईशानी, तुम इतनी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे आज राहुल और तुम्हारी मीटिंग होने वाली थी जो कि कैंसिल हो गई है। तुम्हारा आज का क्या प्लान है? क्या तुम जल्दी घर जाने वाली हो? गुनगुन की बातें सुनकर निशानी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं, मैं थोड़ा काम खत्म करके यहाँ से जाने वाली हूँ, मेरी एक और मीटिंग है जिससे मुझे अटेंड करना होगा। गुनगुन को पता था किसी अक्सर ऐसी मीटिंग्स में जाती रहती थी जिसके बारे में वह कभी भी उसको नहीं बताती थी। इसलिए अब ईशानी से गुनगुना इस बारे में पूछना ही बंद कर दिया था और वह जान चुकी थी कि अगर उसे इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो जरूर यह उससे जुड़ी हुई नहीं है। ईशानी भी उसे तरफ देखती है, वह भी समझ जाती है कि गुनगुन क्या सोच रही है, इसलिए वह उसके तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, तुम मुझ पर बस इतना विश्वास रखो कि मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। रही बात ये बताने की कि मैं कहां पर जाती हूँ और कहां पर नहीं, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, आई एम सॉरी। बस इतना याद रखो कि यह सब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही करती हूँ। ईशानी की बात सुनकर गुनगुन भी मुस्कुरा देती है और वह बोलती है, अच्छा ठीक है, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, वैसे भी आज मेरा काम खत्म हो गया है और मुझे आश्रम जाने में आलस आ रहा है अभी। उसकी बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा देती है और वह तुरंत ही उसे गले लगाते हुए बोलती है, ठीक है, तो आज का मेरा सारा काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि मुझे सच में बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम संभाल लेना, ठीक है। इतना कहकर ईशानी अपना बैग उठाती है और साथ में कार की चाबी उठकर बाहर की तरफ चली जाती है।
बाहर निकालकर वह तुरंत ही अपनी गाड़ी चलती है और एक सुनसान इलाके की तरफ निकल जाती है, जो कि वही जंगल था जहां पर वह पहले गई थी। अंडस्को दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में राघव बैठा हुआ था और उसके सामने विक्रम था। सर, जब से आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं तब से आपके सौतेले भाई ने आपके सारे बिजनेस को अपने अंडर करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर राघव मुस्कुराता है और वह बोलता है, करने दो, उसे जो कुछ भी करना है करने दो। वैसे भी राघव किसी से नहीं डरता है। बहुत शौक है ना उसे मेरी जगह लेने का, लेने दो। उसकी अकड़ और उसकी औकात में 1 मिनट में ठिकाने नहीं लगे तो मेरा नाम भी राघव अग्निहोत्री नहीं। ये सब कहते हुए राघव बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए विक्रम भी डर जाता है क्योंकि वह जानता था कि जब राघव अपनी पर आता था तो वह किसी को नहीं छोड़ता था। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे राघव की आवाज सुनाई देती है, विक्रम तुम एक काम करो, मैं तो अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ जब तक कि ईशानी मेरे ऑफर को मन नहीं जाती है। तब तक मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। वह मेरी जान है और मैं अपनी जान को अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। एक बार मुझे यह मौका छूट गया था और जिसका परिणाम मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब और नहीं। तुम जाओ और जाकर सारा कुछ संभालो। और अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। मैं जल्द ही मुंबई आऊंगा, लेकिन जब भी आऊंगा ईशानी मेरे साथ होगी। विक्रम उसकी बातों में उसका कॉन्फिडेंट और ईशानी के लिए उसका जुनून और प्यार देख पा रहा था। ये पहली बार था जब वह राघव को किसी लड़की के लिए इतना पागल होते हुए देख रहा था। राघव हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन ईशानी ही एक ऐसी लड़की थी जिसके प्यार में वह पूरी तरह से डूब चुका था। विक्रम को अब तक ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। जब राघव को होश आया था तब राघव ने हो जाते ही अपनी माँ से बात करने के बाद तुरंत ही विक्रम से राजस्थान आने के लिए कह दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राघव यहाँ पर बिजनेस के नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए आ रहा है। जी सर, मैं आज ही मुंबई जाने के लिए निकल जाता हूँ। मैंने आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है। विक्रम की बात सुनकर राघव बस एक फीकी मुस्कान देता है और फिर उसे जाने का इशारा कर देता है। विक्रम जब उसका इशारा देखा है तो वह भी वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ का विला। राहुल अभी भी इस रूम में बैठा हुआ था जहां पर सिद्धार्थ को उसने सुलाया था। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ को होश आने लगता है और वह सामने देखा है तो उसे राहुल दिखाई देता है। राहुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? उसकी बात सुनकर राहुल घूरकर उसकी तरफ देखा है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि तुमने अपने आप को पूरी तरह से नशे में ही डूबा दिया है? पूरे एक दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं पागलों की तरह, लेकिन तुम हो कि मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस मुंह से राहुल को सब सच बताए। राहुल भी बहुत ध्यान से उसके सारे एक्सप्रेशंस देख रहा था और वह जानता था कि उसे कुछ बताना है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। जब वह देखता है कि वह सामने से कुछ भी नहीं बताने वाला है तो आखिरकार राहुल हार मानते हुए बोलता है, सिद्धार्थ, छुपाने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल मुझे सब कुछ सच पता चल ही जाएगा। तो बेहतर इसी में है कि तू मुझे अभी अभी बता दे कि क्या हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्यों आया? उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ का जो दर्द थोड़ी देर पहले काम हुआ था वह फिर से एक बार बढ़ जाता है और यह महसूस करके ही उसकी आंखें एक बार फिर से पानीनी हो जाती है। राहुल जैसे ही ये देखा है वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। राहुल जब अपने जिगरी दोस्त को इस तरह से देखा है तो उसे भी अपने दिल में दर्द महसूस होता है। राहुल ने सिद्धार्थ को पहली बार ऐसे तब देखा था जब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे।
और आज फिर से अपने दोस्त को इस तरह से बिखरा हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यार, सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। वह नव्या वह लड़की नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। उसे आंटी ने खरीदा था ताकि वह मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड कर सके कि वह वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। सिद्धार्थ इतना ज्यादा शोर इसलिए था क्योंकि उसने इस बारे में सिर्फ राहुल और अपनी आंटी को बताया था, यानी कि अपनी छोटी माँ को। उन दोनों के अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता था। और उस ईयरिंग को भी उन दोनों के अलावा किसी ने नहीं देखा था। राहुल तो हमेशा से ही यह बात बोलना आया था कि नव्या वह लड़की नहीं है जिससे वह प्यार करता है। यहाँ तक कि उसने तो कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर मानता भी कैसे? वह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसी में तो ये बात बताई थी कि एक्सीडेंटली नव्या से वह टकरा गई थी, और उनके पास सारे सबूत भी थे जो ये साबित करते थे कि नव्या ही वह लड़की है। अपने दोस्त को इस तरह से टूटा हुआ देखकर राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वह बोलता है, अगर तुझे ये बात पता चल गई है तो फिर तू अभी भी उस चालाक लड़की को अपने महल में क्यों रहने दे रहा है? आखिर तू उसे निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंक देता है? आखिर अभी तक तूने अपनी आंटी को इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं उनसे पूछा कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, नहीं राहुल, इतनी आसानी से नहीं। उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन लोगों के चक्कर में मैंने ईशानी को बहुत दुख दिए हैं। क्या हुआ अगर मैं अपने प्यार को नहीं पा सका तो? मुझे कोई हक नहीं था कि मैं ईशानी की जिंदगी बर्बाद करूं, लेकिन मैं फिर भी वह किया। राहुल तो हमेशा से ही यह बात बोलना आया था कि नव्या वह लड़की नहीं है जिससे वह प्यार करता है। यहाँ तक कि उसने तो कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर मानता भी कैसे? वह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसी में तो ये बात बताई थी कि एक्सीडेंटली नव्या से वह टकरा गई थी, और उनके पास सारे सबूत भी थे जो ये साबित करते थे कि नव्या ही वह लड़की है। अपने दोस्त को इस तरह से टूटा हुआ देखकर राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वह बोलता है, अगर तुझे ये बात पता चल गई है तो फिर तू अभी भी उस चालाक लड़की को अपने महल में क्यों रहने दे रहा है? आखिर तू उसे निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंक देता है? आखिर अभी तक तूने अपनी आंटी को इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं उनसे पूछा कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, नहीं राहुल, इतनी आसानी से नहीं। उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन लोगों के चक्कर में मैंने ईशानी को बहुत दुख दिए हैं। क्या हुआ अगर मैं अपने प्यार को नहीं पा सका तो? मुझे कोई हक नहीं था कि मैं ईशानी की जिंदगी बर्बाद करूं, लेकिन मैं फिर भी वह किया। भले ही दादाजी ने मुझे ईशानी से शादी करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मेरा कोई हक नहीं था कि मैं उसे इस तरह से परेशान करता। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब जब मुझे नव्या के बारे में पता चला है तो तब जब शादी मुझे छोड़ना चाहती है। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से ही हुआ है। भगवान ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वह सब सही किया है। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, जिसे राहुल भी महसूस कर पा रहा था। राहुल उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे तुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन भगवान ने तो तेरे साथ बहुत अच्छा ही किया था। इसीलिए तो ईशानी को तेरी जिंदगी में भेज दिया। शायद तुझे ये जानकर झटका लगेगा, लेकिन जिस प्यार को पाने के लिए तूने इतना सब कुछ किया था, भगवान ने वह प्यार तेरे किस्मत में, तेरी झोली में डाल दिया था। लेकिन ये तू था जिसे भगवान के दिए उसे तोहफे को संभाल नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन सिद्धार्थ का दिल बैठ जा रहा था। वह तुरंत ही अपनी नजरें उठाकर राहुल की आंखों में देखा है, जिसे देखकर राहुल समझ जाता है कि वह क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। राहुल एक गहरी लंबी सांस लेता है और बोलता है, जो तू सोच रहा है वही सच है।
ईशानी वही लड़की है जिसे तू इतनी सालों में ढूंढ रहा था, जिससे तू अपने दिलो जान से प्यार करता था। वह कोई और नहीं, तेरा अपना प्यार था जिसे भगवान ने खुद तेरी झोली में डाल दिया था। सिद्धार्थ की तो ये सुनकर अपनी जगह पर जम ही जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी अभी अभी राहुल ने उससे कहा था। राहुल जब उसे इस तरह से देखा है तो वह तुरंत ही उसके पास जाता है और बोलता है, सिद्धार्थ, मैं जानता हूं कि तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। इतना कहते हुए राहुल अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और उसमें वह पिक्चर निकलता है जो थोड़ी देर पहले उसने गुनगुन से ली थी। ये वही ईयरिंग का फोटो था जो थोड़ी देर पहले गुनगुन ने उसे दिया था। वह तुरंत ही उसे फोटो को सिद्धार्थ के सामने कर देता है। सिद्धार्थ जैसे ही उसे फोटो को देखा है वह तुरंत ही राहुल के हाथ से उसे फोटो को ले लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। आखिर कैसे नहीं जानता वह कि यह कौन सी ईयरिंग है। आखिर ऐसी ही तो ईयरिंग उसके पास थी। राहुल जब ये देखा है तो वह बोलता है, आज जब मैं गुनगुन के साथ मीटिंग करने के लिए गया था तो बातों ही बातों में मैंने उसे बता दिया था कि मैं बहुत अच्छे ज्वेलर को जानता हूं जो कि अच्छे से कॉपी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने मुझे बताया कि ईशानी के पास एक ईयरिंग है जो कि दादाजी ने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी थी बचपन में। लेकिन उसकी वह ईयरिंग में से एक ईयरिंग खो गई थी जब वह लंदन में गई थी। और तुझे पता है ईशानी ने बचपन में एक बच्चे को बचाया था और उसे बच्चों को बचाते बचाते उससे खुद को चोट लग गई थी। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि वह बच्चा कौन था। ईशानी ही वह लड़की है सिद्धार्थ जिससे तू प्यार करता था, जिसे तू ढूंढ रहा था, जिसके लिए तूने इतना सब कुछ किया था। तूने ईशानी के प्यार को पाने के लिए ईशानी को ही बहुत सारे दुख दिए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सच के जाने के बाद मुझे खुश होना चाहिए कि तुझे तेरा प्यार मिल गया है, या मुझे तेरे लिए दुखी होना चाहिए कि तेरा प्यार तेरे पास तो आया लेकिन तूने अपने प्यार को संभाल नहीं। तू भी जानता है और मैं भी कि तूने ईशानी के साथ क्या कुछ नहीं किया है। सिद्धार्थ को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। अभी उसके हाथ में राहुल का फोन लगा हुआ था जिसमें वही फोटो दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपनी कांपती हुई आवाज में राहुल की तरफ आस भरी नजरों से देखा है और बोलता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। ये सच नहीं हो सकता है ना। उसकी बातें सुनकर राहुल को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह बोलता है, काश सिद्धार्थ मैं तुझे ये बात बोल सकता, लेकिन असलियत तेरे सामने है। मैं अभी जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। अब तुझे इस पर विश्वास करना है या नहीं ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुझे यही बताने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन खैर, एक बात तो अच्छी हुई है कि तुझे नव्या का सच पता चल गया है। और अब तुझे विश्वास नहीं है तो एक बार ईशानी से ही इस बारे में बात करके देख सकता है। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त सिद्धार्थ को अकेले रहने की जरूरत है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ जमीन पर बैठकर इस फोटो को देख रहा था। यह मैंने क्या कर दिया? यह मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद ही अपने प्यार को अपने से अलग कर दिया। क्या ईशानी मुझे माफ करेगी? क्या उसे मैं याद होगा कि मैं वही हूं, उसका बचपन का दोस्त? सिद्धार्थ को वह पल याद आने लगते हैं जब पहली बार ईशानी उससे मिली थी और उसने उसे कितनी प्यार से बातें की थी, लेकिन उसने रूट तरीके से उससे बात की थी। सिद्धार्थ फिर जल्दी से अपनी आंखों से आंसुओं को पहुंचता है और अपने घर की चाबी को उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है और जल्दी से गाड़ी ड्राइव करते हुए महल की तरफ जाने लगता है। महल में ईशानी अभी अभी वरुण से बातें करके आई थी और उसे पता चल गया था कि किसी ने उन पर हमला किया है। वरुण इस वक्त अपने होश में नहीं था, इसलिए ईशानी ने उसे कल मिलने के लिए कहा था और वह वापस से महल में आ गई थी।
जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, अंदर उसे नव्या दिखाई देती है जो कि किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ डार्लिंग, आप चिंता मत करो, मैं कल ही आपसे मिलने के लिए आऊंगी। हाँ, पक्का पक्का। लेकिन याद रहे कि मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसी जगह पर मिलेंगे। ईशानी पीछे खड़ी हुई उसकी सारी बातें सुन रही थी और जैसे ही नव्या बात खत्म करके पीछे मुड़ती है तो उसे ईशानी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। ओह, तुम इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो? चिंता मत करो, मुझे ये जानकर कोई भी हैरानी नहीं हुई है कि तुम ये सब बातें कर रही हो। आखिर मैं तो तुम्हारा असली चेहरा जानती ही हूँ। सोचो, अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता तो, अगर उसने तुम्हारी ऐसी गंदी बातें सुन ली होती तो क्या होता? ये कहते हुए ईशानी मुस्कुरा रही थी और उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर नव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से उसके पास जाते हुए बोलती है, ईशानी, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? और मुझे इस तरह से बदतमीजी में बात नहीं करो तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी मैं किस बात कर रही हूँ, किस नहीं, इस चीज से तुमने कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर ईशानी अब भी शांत होती है और वह मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और बोलती है, पता है, पहले मुझे लगता था कि जो भी लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, वो ये काम बहुत मजबूरी में और प्रेशर में आकर करती होगी। और मेरा मानना अभी यही है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जबरदस्ती यह सब काम करना पड़ता है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें किसी प्रेशर में आकर ये सब काम करना पड़ता है। तुम्हें देखा तो मुझे बस यही फील होता है कि तुम बस चंद पैसों के लिए अपनी शरीर को बेचती रहती हो। सोचो, एक बार तो सिद्धार्थ ने तुम्हें देख ही लिया है, उसे इंसान के सामने, बिना कपड़ों के, जिसके बाद से ही वो घर वापस नहीं आया है। और अब तुम फिर से किसी और लड़के के साथ जाना चाहती हो ताकि उसका बिस्तर गर्म कर सको। मानना पड़ेगा, तुम्हें बहुत टैलेंट है। उसकी यह बात सुनकर नव्या को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ईशानी, अपनी हद में रहो, मैं कुछ कह नहीं रही हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बकवास करती जाओगी। वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? भूलो मत, बहुत जल्दी यह 6 महीने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम इस महल के बाहर होगी और मैं इस महल की रानी। और रही बात सिद्धार्थ को मनाने की, तो उसे मनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि मैं जो कहेंगी वो सब कुछ सच मान लेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी बात वह टाल ही नहीं सकता है। नव्या की बातें सुनने के बाद भी ईशानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर नव्या को और भी गुस्सा आता है और वह जल्दी से जाकर उसके गाल पर एक चांटा मारने को होती है। हालांकि ईशानी उसे रोकते उससे पहले ही पीछे से कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी बातें सुनकर ईशानी अब भी शांत होती है और वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और बोलती है, पता है, पहले मुझे लगता था कि जो भी लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, वो ये काम बहुत मजबूरी में और प्रेशर में आकर करती होगी। और मेरा मानना अभी यही है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जबरदस्ती यह सब काम करना पड़ता है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें किसी प्रेशर में आकर ये सब काम करना पड़ता है। तुम्हें देखा तो मुझे बस यही फील होता है कि तुम बस चंद पैसों के लिए अपनी शरीर को बेचती रहती हो। सोचो, एक बार तो सिद्धार्थ ने तुम्हें देख ही लिया है, उसे इंसान के सामने, बिना कपड़ों के, जिसके बाद से ही वो घर वापस नहीं आया है। और अब तुम फिर से किसी और लड़के के साथ जाना चाहती हो ताकि उसका बिस्तर गर्म कर सको। मानना पड़ेगा, तुम्हें बहुत टैलेंट है। उसकी यह बात सुनकर नव्या को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ईशानी, अपनी हद में रहो, मैं कुछ कह नहीं रही हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बकवास करती जाओगी। वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? भूलो मत, बहुत जल्दी यह 6 महीने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम इस महल के बाहर होगी और मैं इस महल की रानी। और रही बात सिद्धार्थ को मनाने की, तो उसे मनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि मैं जो कहेंगी वो सब कुछ सच मान लेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी बात वह टाल ही नहीं सकता है।
नव्या की बातें सुनने के बाद भी ईशानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर नव्या को और भी गुस्सा आता है और वह जल्दी से जाकर उसके गाल पर एक चांटा मारने को होती है। हालांकि ईशानी उसे रोकते उससे पहले ही पीछे से कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। नव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान ही रह जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं सिद्धार्थ था जिसने उसका हाथ पकड़ा था। हैरान सिर्फ नव्या नहीं थी, ईशानी भी उतनी ही हैरान थी जितनी कि नव्या, क्योंकि आज से पहले सिद्धार्थ ने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो आज अचानक से क्या हो गया जो इंसान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। खैर, ईशानी ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंतजार करने लगी कि आखिर सिद्धार्थ आगे क्या करने वाला है। नव्या तुरंत ही अपने आप को संभालती है और सिद्धार्थ के हाथ से अपना हाथ पीछे लेते हुए भोली सी और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, अच्छा हुआ सिद्धार्थ तुम आ गए। तुम्हें नहीं पता है लेकिन जब से तुम महल नहीं आए हो तब से ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है और इसने पता नहीं मुझे क्या क्या नहीं कहा है। सिद्धार्थ एक नज़र ईशानी को देखा है, जो कि उसके सामने बिना किसी एक्सप्रेशंस के खड़ी हुई थी। उसे लगा था कि आज वह ईशानी के लिए स्टैंड लगा तो ईशानी को कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वह ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो पूरी तरह से शांत खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। नव्या की बातें सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने आप को शांत रखता है और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले रूम में लेकर चला जाता है, जो कि उसका स्टडी रूम था। नव्या जब ये देखी है तो वह थोड़ा अपने आप को शांत महसूस करती है, क्योंकि अगर वह उसे अंदर लेकर जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो अभी उसे पर विश्वास करता है। ईशानी जब ये देखी है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती है मुस्कुराने से। सच में प्यार अंधा होता है, इसलिए आंखों देखी चीज भी इंसान नजरअंदाज कर देता है। खैर, मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। पिछली जिंदगी से मुझे ये तो पता थी कि यह लड़की सिद्धार्थ से शादी करके उसे जान से मारने वाली थी ताकि वह पूरी की पूरी जायदाद अपने नाम करवा सके, और इसलिए ही मैंने सोचा था कि इस जन्म में कम से कम मैं उसे इस लड़की की सच्चाई तो बता दूं ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। पर अब मैं कर ही क्या सकती हूं जब ये खुद ही इतना बड़ा बेवकूफ है। तो पता नहीं क्यों मैं इस जैसे इंसान के लिए इतना सब कुछ किया था, सिर्फ रिश्ते के लिए और दादाजी के लिए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे कभी कोई रिश्ता मिला ही नहीं था, और जब एक रिश्ता मिला जिसे मैं अपना कह सकती थी तो उसे मैं की जान से निभाना चाहती थी। इतना बोलते हुए वह भी अपने रूम में चली जाती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सिद्धार्थ अब नव्या के साथ क्या करने वाला है। वो जितना उसके लिए कर सकती थी उतना उसने कर दिया था, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह जल्दी से चलते हुए उसे रूम में पहुंच जाता है और नव्या को धक्का देकर रूम के अंदर धकेल देता है। नव्या, जो कि अब तक खुश थी, उसके इस तरह की बर्ताव से हैरान रह जाती है। धक्का देने की वजह से वह नीचे जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है। अगर वह अपने आप को संभाल नहीं पाती तो आज पक्का उसके आगे के दांत टूट जाते, जिसे शायद वो फिर कभी किसी लड़के को अपने जाल में नहीं फंसा सकती थी, क्योंकि आखिर पोपली लड़की किस पसंद आती है यार। सिद्धार्थ फिर जल्दी से दरवाजा बंद करता है और जाकर राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल थी और चेहरा एकदम सख्त, जिसे देखकर एक पल के लिए तो नव्या भी घबरा जाती है और वह बोलती है, सिद्धार्थ देखो, उसे दिन भी तुम मेरी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चले गए थे। प्लीज मेरा विश्वास करो, तुमने जो कुछ भी देखा था वह वैसा नहीं था जैसा कि तुमने देखा था। उसे इंसान ने सच में मेरी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था जिसकी वजह से वो सब हो गया था। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। आज से पहले जब भी नव्या सिद्धार्थ के सामने इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलती थी तो वह हमेशा उसकी बातों पर विश्वास कर लिया करता था, लेकिन शायद इस वक्त उसके सामने उसकी सारी सच्चाई थी और अब उसे इस तरह से देखकर अपने आप से ही घिन हो रही थी।
कि उसने आखिरकार इस जैसी लड़की पर विश्वास कर कैसे लिया। सिद्धार्थ से अब और बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही ठंडी आवाज में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब देना। और अगर तुमने कुछ भी झूठ कहा तो तुम जानती ही हो कि फिर मैं अपने दुश्मनों के साथ क्या करता हूं। मिस रूही। जैसे ही नव्या सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए रूही शब्द सुनती है वो अंदर तक कांप जाती है। आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो इस वक्त डरी हुई और कंफ्यूज्ड दोनों थी। वैदेही और मैंने दोनों ने मिलकर ही मेरी सच्चाई को पूरी तरह से कर दिया था ना। तो फिर इस इंसान को मेरे बारे में कैसे पता चला? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो दुनिया के सबसे अच्छे हैकर को पैसे देकर ये सब करने के लिए कहा था। इसलिए तो आज तक सिद्धार्थ हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया था। नव्या अपने ही सोच में थी कि तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है। आई होप कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे सारी सच्चाई पता है। इसलिए अब मेरे सामने इस तरह का खेल खेलना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों है। मैं तुम्हारे मुंह से यह नहीं जानना चाहता हूं कि तुमने किसके साथ मिलकर ये सब किया है, क्योंकि वह मुझे पहले से ही पता है। मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर नव्या अंदर तक कांप जाती है और वो जल्दी से घबराते हुए बोलती है, मैं इसमें पहले से शामिल नहीं थी। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी। वह तो एक बार वैदेही मुझे लंदन में मिली थी और उसने मुझे सब कुछ बताया था और कहा था कि मुझे बहुत सारे पैसे देगी। मुझे बस पैसों का लालच आ गया था और इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जैसे ही मुझे पैसे मिले तो मेरा लालच और बढ़ गया। और वैदेही भी ऐसा ही चाहती थी। सिद्धार्थ उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे अपने दिल में बहुत दर्द भी महसूस हो रहा था, क्योंकि आखिरकार वैदेही कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी जिसे उसने अपनी वहां से भी बढ़कर माना था। सिद्धार्थ जब देखा है कि नव्या रख चुकी है, इसलिए वो थोड़ी गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है, जिससे नव्या तुरंत ही आगे बोलना स्टार्ट करती है। उसने मुझे फिर एक इयररिंग दी थी और कहा था कि विश्वास कर लोगे कि मैं वही लड़की हूं जिससे तुम प्यार करते हो। और उसने मुझे सारा कुछ भी बता दिया था कि किस तरह से तुम सवाल पूछ सकते हो जिसका मुझे जवाब देना है। और आखिरकार फिर तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर ही लिया था वैदेही, और मेरा बस यही प्लान था कि हम तुमसे शादी करके तुम्हारी पूरी इजाजत हमारे नाम हो जाएगी और उसके बाद फिर तुम्हें मरवा के पूरी जायजत अपने नाम करवा लेंगे। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी का भी एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। वह तो तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहती थी, लेकिन वह अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई थी और इसलिए उन्होंने ही अपनी ही एक फ्रेंड या यूं कह ले तुम्हारी सौतेली माँ बना दिया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ सुन रहा था वैसे वैसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में उसका अपना कहने के लिए कोई है ही नहीं। सबके सब बस बेमतलब के रिश्ते हैं। एक रिश्ता उसे मिल भी था जो कि शायद जिंदगी भर के लिए उसका साथ देता, लेकिन उसने खुद ही अपने उसे रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। सारा कुछ सच जानने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आए थे और वह अब भी उसी तरह से नव्या को देख रहा था जिससे नव्या डर गई थी। नव्या तुरंत ही अपना बचाव करते हुए बोलती है, सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है और वह है वैदेही, जो कि तुम्हें नहीं बल्कि अपने बेटे को राजा बनना चाहती थी, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक ऐसा हो नहीं सकता था। स्टोरी प्रमोशन कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वो खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। क्या आयशा ले पाएगी खुद के और अपने पति की मौत का बदला? कैसी होगी उसकी नई लाइफ? और आखिरकार फिर तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर ही लिया था
वैदेही, और मेरा बस यही प्लान था कि हम तुमसे शादी करके तुम्हारी पूरी इजाजत हमारे नाम हो जाएगी और उसके बाद फिर तुम्हें मरवा के पूरी जायजत अपने नाम करवा लेंगे। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी का भी एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। वह तो तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहती थी, लेकिन वह अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई थी और इसलिए उन्होंने ही अपनी ही एक फ्रेंड या यूं कह ले तुम्हारी सौतेली माँ बना दिया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ सुन रहा था वैसे वैसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में उसका अपना कहने के लिए कोई है ही नहीं। सबके सब बस बेमतलब के रिश्ते हैं। एक रिश्ता उसे मिल भी था जो कि शायद जिंदगी भर के लिए उसका साथ देता, लेकिन उसने खुद ही अपने उसे रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। सारा कुछ सच जानने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आए थे और वह अब भी उसी तरह से नव्या को देख रहा था जिससे नव्या डर गई थी। नव्या तुरंत ही अपना बचाव करते हुए बोलती है, सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है और वह है वैदेही, जो कि तुम्हें नहीं बल्कि अपने बेटे को राजा बनना चाहती थी, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक ऐसा हो नहीं सकता था। सिद्धार्थ को तो जैसे नव्या की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका दिमाग तो वहीं पर ब्लैक हो गया था जब उसने सुना कि उसकी मम्मी पापा का मर्डर हुआ था, ना कि वह एक्सीडेंट था, और यह सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी छोटी माँ ने करवाया था। नव्या जब ये देखी है तो वह आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ 2 कदम पीछे ले लेता है और उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? तुम जैसी लड़की को मैं कभी अपने करीब ना आने दूं और तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? सिद्धार्थ की बातें सुनकर नव्या डर जाती है और 2 कदम पीछे ले लेती है और वो बोलती है, नहीं सिद्धार्थ प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो। हाँ, मैं पैसे के लालच में आ गई थी और मैंने ये सब किया था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो वह भी शायद यही करता। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ को भी समझ में आता है कि कहते हुए बिल्कुल सही रही है। कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ उसकी तरफ देखा है और बोलता है, अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, हम दोनों के बीच में जितनी भी बातें हुई है उन सबको यहीं पर रहने देना और वैदेही के सामने यह बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, और उसके सामने वैसा ही प्रिटेंड करना जैसे कि तुम हमेशा से एक्टिंग करती आई हो। और इस बार तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कोई लड़की हो, फिर तुम्हें वह सजा मिलेगी, इसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। जैसे ही नव्या उसकी बातें सुनती है वह तुरंत ही वहां से जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसे सिद्धार्थ की ठंडी आवाज सुनाई देती है, और हाँ, ईशानी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। तुम उसके जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो, तो अपने आप को उस कंपेयर करना छोड़ दो। आज जो देखा था उसे मैं भूल नहीं हूं अभी तक। तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपने आप को ईशानी से कंपेयर कर रही थी। ब्लडी बीच। सिद्धार्थ आज से पहले उसे हमेशा बहुत ही अच्छे से और जेंटल टोन में बात करता था। आज पहली बार था जब नव्या उसके मुंह से इस तरह की बातें सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए तुरंत ही वहां से चली जाती है। आंडस को एक अपार्टमेंट में वरुण आराम से सूफी पर बैठा हुआ और अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। आज जो हमला उनके ऊपर हुआ था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला था, और कल ईशानी आने वाली थी, उसे रिपोर्ट तो देनी ही थी। वो अभी काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था कि तभी उसके अपार्टमेंट का दरवाजा कोई नॉक करता है। वरुण टाइम देखा है तो इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे थे। वरुण उठकर दरवाजा खोलना है तो सामने खड़े हुए शख्स को देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ प्राची? इतनी रात के तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है उसे हमले के बारे में? प्राची दरवाजे ऐसे ही खड़े हुए उस अपार्टमेंट को देख रही थी। अपार्टमेंट देखने में काफी ज्यादा लग्जरियस और शानदार दिखाई दे रहा था।
हालांकि यह ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो भी चीज डेकोरेशन के लिए यहाँ पर रखी गई थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। प्राची जब देखी है कि वरुण उसे इसी तरह से दरवाजे पर खड़े हुए ही बातें कर रहा है, तो वह थोड़ा सा नाराज हो जाती है और नाराजगी में ही बोलती है, क्या तुम तुम्हारे घर आने वाले हर किसी मेहमान से इसी तरह से पेश आते हो, या फिर यह सिर्फ तुम मेरे साथ ही कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं। प्राची अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वरुण उसे अंदर आने का इशारा करता है और थोड़ी शर्मिंदगी में बोलता है, सॉरी, वो तुम पहली बार मेरे घर पर आए हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, और कुछ नहीं है, प्लीज अंदर आओ ना। वरुण उसे सोफे पर बैठने का इशारा करता है और किचन में जाकर उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आता है, और फिर उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच में एक कांच की छोटी सी टेबल रखी हुई थी जिस पर थोड़ी देर पहले वह काम कर रहा था। वरुण उसे इस वक्त यहाँ पर देखकर थोड़ा सा परेशान था, इसलिए वह बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ हुआ है क्या? इसके बारे में तुम्हें मुझे रिपोर्ट देनी थी। प्राची ये देखकर हैरान और दुखी दोनों ही थी कि वरुण उससे पहले की तरह ही बात कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी निराशा थी जिसे वह साफ देख पा रही थी। हालांकि वरुण उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बात में वह पहले जैसा अपनापन या फिर पहले जैसी बात नहीं थी। वरुण जब भी उससे पहले बात करता था तो या तो वह उसे हमेशा चिढ़ता था, लेकिन आज वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक फॉर्मल टोन में उससे बात कर रहा था, जिसे सुनकर प्राची को बुरा लगता है और उसकी आंखों में नमी उतर आती है। वो अपना सर नीचे झुका हुए ही बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, लेकिन यह आवाज इतनी तो थी कि वरुण के कानों तक जा सके। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वरुण, मुझे पता है कि मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर और उसकी आवाज में दुख सुनकर वरुण को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वह नॉर्मली बोलता है, कोई बात नहीं है प्राची, मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया था। तुम्हें इस बारे में मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो भी तुम्हारे ऊपर बीती है उसे भूल पाना इतना आसान नहीं है, और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं ही अपनी हद पार कर दी थी। मुझे तुमसे वह सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा समझना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच। इतना बोलकर वह उठकर किचन की तरफ जाने ही वाला होता है, उससे पहले ही प्राची जल्दी से सोफे पर से उठकर भागते हुए उसके पास जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है। प्राची का सर इस वक्त वरुण के कंधे पड़ता और उसकी आंखों से बह रहे आंसू उसे अपनी पीठ पर महसूस हो रहे थे। प्राची रोते हुए ही बोलती है, मैं जानती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों पर विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हो? वरुण जैसे जैसे प्राची की बातें सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके दिमाग के स्क्रू ढीले होते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्राची क्या कहने की कोशिश कर रही है। धीरे से पीछे मुड़ता है और प्राची को अपने से अलग करके उसकी आंखों में देखने लगता है। प्राची की आंखें इस वक्त किसी मोती की तरह चमक रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और लाइट चालू होने की वजह से उसकी लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी, जिससे उसकी आंखें सितारों की तरह लग रही थी। प्राची का मासूम छोटा सा चेहरा इस वक्त बहुत ही दयनीय लग रहा था, जिसे देखकर वरुण का दिल बैठ जाता है। वो अगले ही पल उसे गले लगाता है और बोलता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। उसकी बात सुनकर प्राची के चेहरे पर अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिससे वह बहुत क्यूट नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी वह मुस्कान थोड़े से गुस्से के रूप में बदल जाती है, क्योंकि वरुण ने आगे की बात कुछ यूं कही थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं प्राची, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
प्राची जानती थी कि वरुण उससे प्यार करता है और अभी अभी उसने इनडायरेक्ट उसे अपनी जिंदगी में आने के लिए कहा था, लेकिन यह इंसान उसकी बात ही नहीं समझ रहा था, जिसे सुनकर वह थोड़ा सा गुस्सा होती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। जब तक ये जिंदगी है मेरे पास तब तक के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जब भी मुझे जरूरत हो तब भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, मुझे हर पल हर घड़ी बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। वरुण उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि प्राची ने उसे टाइम रोड पर उसे क्या कहा था, तो फिर वह अब इस तरह की बातें की क्यों कर रही है। वो अगले ही पल उसे गले लगाता है और बोलता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। उसकी बात सुनकर प्राची के चेहरे पर अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिससे वह बहुत क्यूट नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी वह मुस्कान थोड़े से गुस्से के रूप में बदल जाती है, क्योंकि वरुण ने आगे की बात कुछ यूं कही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्राची, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्राची जानती थी कि वरुण उससे प्यार करता है और अभी अभी उसने इनडायरेक्ट उसे अपनी जिंदगी में आने के लिए कहा था, लेकिन यह इंसान उसकी बात ही नहीं समझ रहा था, जिसे सुनकर वह थोड़ा सा गुस्सा होती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। जब तक ये जिंदगी है मेरे पास तब तक के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जब भी मुझे जरूरत हो तब भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, मुझे हर पल हर घड़ी बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। वरुण उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि प्राची ने उसे टाइम रोड पर उसे क्या कहा था, तो फिर वह अब इस तरह की बातें की क्यों कर रही है। इसलिए वरुण को जब और समझ में नहीं आता है कि आखिरकार प्राची क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, प्राची मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम अपनी बात को क्लियर कर सकती हो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुनकर प्राची आगे बढ़ती है और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे थोड़ा सा नीचे झुका लेती है, क्योंकि वरुण की हाइट प्राची की हाइट से ऊंची थी। वरुण को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वह समझ पाता उससे पहले ही प्राची उसे झुकाकर अपने होठों को उसके होठों पर रख देती है। ये किस बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में की गई थी। इनफैक्ट ये प्राची का पहला किस का, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में किस करते कैसे है। भले ही उसने लिप किस किया था, लेकिन ये लिप किस बेबी कैसे था। प्राची फिर जल्दी से वरुण से अलग होती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वरुण की आंखों से अपनी आंखें मिल सके। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, ऐसा जैसे कि अगर कोई उसे उंगली से भी टच करे तो वहां पर और भी ज्यादा रेडनेस आ जाएगी। वही वरुण तो अपनी जगह पर जम सा जाता है। वो बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह वहां पर खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे किसी ने स्टैचू कर दिया हो। वही प्राची उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर बाद भी वरुण की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, तो वह अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है। जैसे ही वह वरुण को देखते हैं, उसे समझ में आ जाता है कि इस बंदे को क्या हुआ है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा खतरनाक दिखने वाला इंसान, जो कि अपने सामने आने वाले गुंडों को आराम से हैंडल कर लेता था, वो एक किस इतना ज्यादा इफेक्ट कैसे हो सकता है। उसे इस तरह से देखकर प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ उठाकर वरुण के कंधे पर रखकर उसे हिलाती है। तब जाकर वरुण अपने होश में आता है और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्राची को देखने लगता है। प्राची जैसे ही उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलती हैं, वह एक बार फिर से अपनी नजर नीचे झुका लेती है। वरुण जब ये देखा है तो उसे प्राची की कही हुई हर एक बात का मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर प्राची का हाथ पकड़कर उसे अपने एकदम करीब खड़ा कर लेता है। अभी प्राची कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही वरुण अपने हाथ से उसके गले को पकड़कर ऊपर की तरफ उठता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगता है। ये किस वैसा नहीं था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्राची ने वरुण को किया था।
बल्कि यह किस पैशन और प्यार से भरा हुआ था। आंडस्को महल में सिद्धार्थ अभी अपने इस रूप में बैठा हुआ था। रात हो चुकी थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ईशानी के पास जाकर उससे कुछ बातें कर सके। ईशानी के रूम में ईशानी हमेशा की तरह ही शॉवर लेने के बाद बाहर आती है और बालकनी में जाकर आराम से बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है। वह अपने रीबत के बाद की चीजों के बारे में सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया है। आकाश, जब से उसके साथ हुआ है मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है, और ना ही वह वैदेही कहीं पर दिखाई दे रही है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वैसे अच्छा ही है, इतने दिनों से शांति है। वह ये सब बातें अपने आप से कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर राघव का कॉल आता है। अभी रात के 10 बजे बज रहे थे और इतनी रात गए राघव का कॉल देखकर वह थोड़ा सा हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी वो कॉल पिक कर लेती है। हेलो ईशानी, हम सॉरी कि मैं इतनी रात गए आपको कॉल किया है, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि आज हमारी मीटिंग थी जो कि पोस्टपोन करनी पड़ी थी। तो क्या हम कल मिल सकते हैं? प्लीज आप मना मत कीजिएगा। राघव की बात सुनकर ईशानी कुछ सोचकर कहती है, ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। एड्रेस सेंड कर दीजिएगा कहाँ पर आना है। गुड नाइट, बाय। राघव बेचारा ईशानी से और भी बातें करना चाहता था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत कहीं या उसकी हिम्मत कि जब भी वैशाली से बात करने की कोशिश करता था उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह ईशानी के सामने कुछ बोल दे। ईशानी फिर जल्दी से अपना फोन साइड में रखती है और अपना लैपटॉप लेकर उसमें काम करने बैठ जाती है। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पिछले 2 दिनों से सिद्धार्थ रूम में नहीं आया था। अनाथ आश्रम रात का समय हो गया था, इसलिए गुनगुन भी आराम से अपने रूम में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक आइसक्रीम का डब्बा था जिसे वह खत्म कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। मोबाइल साइड टेबल पर रखा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है क्योंकि बेचारी के आइसक्रीम खाने में खलल जो पड़ गई थी। यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर किसी को कॉल करना होता है तो एट लिस्ट टाइम तो देख लिया करे, पर नहीं, जैसे ही टाइम मिला तुरंत ही कॉल कर देते हैं। समझ में नहीं आता है क्या कहूँ ऐसे इंसानों को। गुनगुन पूरी तरह से उसे कॉल को इग्नोर करते हुए अपना पूरा फोकस आइसक्रीम पर लगा देती है, लेकिन शायद कॉल करने वाला भी गुनगुन से बात करके ही मानेगा, यह उसने ठान लिया था। इसलिए कॉल की रिंग बंद होने के बाद एक बार फिर से बजने लगती है। गुनगुन इस बार इरिटेट हो जाती है और वह अपनी आइसक्रीम को वही साइड में रखकर मोबाइल उठाने के लिए जाती है क्योंकि मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, और जैसे ही वह मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हैं वो तुरंत ही फोन उठाती है और सामने वाले के कुछ कहने से पहले ही वो बोलना स्टार्ट कर देती है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे हैं? यह इंसानों का सोने का टाइम होता है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, नींद की गोलियां खाओ और सो जाओ। इस तरह से दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? उसकी डांट सुनकर भी राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह हंसते हुए ही बोलता है, वैसे तुम्हारी बात करने का लहंगा ये बता रहा था कि तुम बिल्कुल भी सो तो नहीं रही थी, और तुमने बिल्कुल सही कहा, रात को इंसान सो जाते हैं लेकिन तुम इंसान कहाँ हो? तुम तो मेरी पांडा हो। राहुल की बात सुनकर गुनगुन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मुझे इस तरह से बोलने में? मैं बता रही हूँ, अगर तुम ईशानी के भाई नहीं होते और हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाती। राहुल उसकी बात सुनकर तुरंत ही सीरियस होते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, इस तरह से लड़ना बंद करो। मैं तो तुम्हें इसलिए कॉल किया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि कल हम लोग मिलने वाले हैं, और मुझे लेट आने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए सोचा पहले ही तुम्हें बता दूं, अगर सुबह बताऊंगा तो फिर तुम्हें लेट हो जाएगा आने में। उसकी बात सुनकर गुनगुन कुछ सोचती हो और बोलती है, 1 मिनट, लेकिन हम मिल क्यों रहे हैं? हमारा जो कुछ भी काम था वह तो हमने पहले ही कर लिया था, और मैं तुम्हें जो इयररिंग दी थी, सॉरी मतलब इयररिंग का फोटो दिया था, उसे लेने के बाद तो तुम कहीं पर अलादीन की चिराग की तरह गायब हो गए थे। और वैसे भी जितना कुछ डिस्कस करना था वह तो सब हो गया है, और जो भी अब तुम्हें आगे डिस्कस करना है वह तो ईशानी के साथ करना पड़ेगा।
तब तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ रही है? उसकी बातें सुनकर राहुल को समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहे। उसे तो बस जैसे तैसे करके गुनगुन को राजी करना था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा वक्त गुनगुन के साथ बिता सके। हालांकि उन्हें मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन राहुल उसे सच में बहुत पसंद करने लगा था। मुझे सब सो ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम लोग कल मिल रहे हैं। और तुम्हें डिटेल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए सरप्राइज्ड है। और रही बात ईशानी से बात करने की, तो उसे मैं पहले भी बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसे बात की। उसकी बातें सुनकर गुनगुन मना करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही राहुल तुरंत ही गुड नाइट बोलकर फोन कट कर देता है। यार, इस लड़के का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से मिला है चुंबक की तरह चिपका हुआ है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर कोई काम की बात नहीं हुई कल तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। वैसे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईशानी और इस राहुल का ईयररिंग के पीछे क्या कनेक्शन है, क्योंकि ईयररिंग देखने के बाद जिस तरह के उसके रिएक्शंस थे वो बहुत ही ज्यादा वर्ड थे। इतना बोलकर गुनगुन अपना लैपटॉप उठाती है और उसमें एक एनिमेटेड मूवी लगा देती है और अपनी आइसक्रीम जो उसने साइड में छोड़ी हुई थी उसे उठाकर खाने लगती है। अगली सुबह ईशानी ने आज नॉर्मल फॉर्मल सूट पहना हुआ था और साथ में उसने हाई हील्स पहने हुए थे। आज उसका लुक कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह नीचे पहुंचती है उसे सिद्धार्थ और नव्या दिखाई देते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। सिद्धार्थ जैसे ही ईशानी को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए देखा है वो उसे देखा ही रह जाता है, क्योंकि सच में इस वक्त ईशानी का लुक स्टनिंग लग रहा था, कॉन्फिडेंट से भरी हुई थी। नव्या भी जब उसे देखते हैं तो वह एक पल के लिए अपनी नजरें नहीं जाता पाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताएं। एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं लीड कौन है। तो मैं लीड सिर्फ और सिर्फ राघव ही रहेगा। मानती हूं कि सिद्धार्थ ने मजबूरी में शादी की थी और वह उसे बंद कमरे में अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता था, लेकिन बाहर वालों के सामने वह उसकी इज्जत तो रख ही सकता था। ऐसा इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता है। स्टोरी प्रमोशन। कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वह खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। क्या आयशा ले पाएगी खुद के और अपने पति की मौत का बदला? कैसी होगी उसकी नई लाइफ? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड।